नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन में हम लोगों ने दोस्तों देखिए आईआर का पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज से हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के सेक्शन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है विजन की मैगजीन में। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबीज, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड। तो चलिए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अक्सर दिक्कतें चलती रहती हैं, इसके बारे में आप न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे। और ऐसा माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो हमारे देश में इनएफिशिएंट होते जा रहे हैं। इसकी इनएफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बजाय सरकार जो है हिंट करती रहती है। जैसे कि अगर आप कंटेक्स्ट देखें तो फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पर ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ से कि सरकार का प्लान ये है आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वो प्राइवेटाइज करने का एम बना रहे हैं और उनकी जो प्रेजेंस है कम से कम रखी जाए, ऐसी सरकार का मकसद है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या इनएफिशिएंसी हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, प्राइवेटाइजेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान होता है, सभी एस्पेक्ट को हम लोग जानेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकेंगे मेंस के अंदर। तो एक बार प्रॉपर तरीके से हम लोग कंटेक्ट जानते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले साल के यूनियन बजट में, यानी कि 2021-22 के यूनियन बजट में ये अनाउंस करा था कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के तहत। गवर्नमेंट ने जो है एक तरीके से बिल लेकर आई थी एक विंटर सेशन पार्लियामेंट में, जिसका नाम था बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल का मकसद ये था 2-3 एक्ट्स में ना कुछ अमेंडमेंट करी जाए ताकि प्राइवेटाइजेशन जो हो पब्लिक सेक्टर बैंक की वो इजी तरीके से हो जाए, उनके लिए एक्ट लाना इजी हो जाए। अब वो कौन से एक्ट्स में अमेंडमेंट करी जानी है? तो पहला था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट्स ऑफ 1970 एंड 1980, और दूसरा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सरकार का ये कहना था इन 2 एक्ट्स में जब अमेंडमेंट करी जाएगी तो हम एक नया एक्ट जो है, नया प्रोविज़न इन एक्ट में डालेंगे, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन ईजी हो सकती है। अब ये जो 2 बात करी ना सरकार ने कि ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो ये 2 बैंक होंगे कौन से? अभी सरकार को इनका नाम जो है शॉर्टलिस्ट करना, जो कि प्राइवेटाइज करे जाएंगे इसी साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसकी अनाउंसमेंट करना अभी बाकी है। तो ये तो दोस्तों हमने कंटेक्स्ट समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि ज़रूरत ही क्यों है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की। प्राइवेट, आप मतलब तो समझ गए होंगे ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो गवर्नमेंट के हाथ में है। इनकी हिस्सेदारी और मालिकाना हक अब जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में चला जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम सब जानते हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर कल को एसबीआई को, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से, सरकार किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में दे दे और फिर उसका स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट आईसीआईसीआई बैंक के जैसा हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब ज़रूरत क्या होती है प्राइवेटाइजेशन की, तो इसको समझते हैं। सरकार का सबसे पहला मकसद ये है कि इन बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बेटर हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन जो है, सरकार का कहना है कि वो हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करेगा। और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ऑलरेडी उनका जो ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक तरीके से सरकारी बैंक होते हैं, तो लोगों की सरकारी नौकरियाँ होती हैं दोस्तों। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन पैकेज सरकार को बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और रेवेन्यू इतना सरकार जो है बैंकिंग सिस्टम से जनरेट कर नहीं पाती है। स्किल सेट बेस्ड जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, इतना ज़्यादा कंपनसेशन पैकेज और खर्चा करने के बाद भी, इतनी अच्छी सैलरी देने के बाद भी अपने एम्प्लॉयज़ को जो स्किल्स होती है ना, उसकी कमी है आज के टाइम के हिसाब से, जैसा बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर स्क्यूड एज प्रोफाइल का मतलब ये है, यहाँ पर ज़्यादा ना जो ओल्डर सिटीजन्स है ना वो काम करते हैं एक तरीके से। यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादातर अट्रैक्टेड जो है, जैसे आप और मेरी जनरेशन है, हम लोग ज़्यादातर काम जो है एक ऐसे एनवायरनमेंट में करना चाहेंगे जहाँ पर हमें टॉप क्लास फैसिलिटी मिले कि हम जहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक की आप दोस्तों हालत जानते ही हैं, वही पुराने स्टाफ, वही एक तरीके से स्लो प्रोसीजर। तो ये जो है यहाँ पे एज प्रोफाइल जो है ना, यहाँ पर ये लोग यंग जनरेशन को अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं और डिप्लॉयमेंट इसकी वजह से यहाँ पर जो होती है वो बहुत ही कम होती है और मार्केट के हिसाब से जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट होती है। फिर सरकार का दूसरा
मकसद ये है कि एक ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है प्राइवेटाइज करते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल और इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिखाई जाती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रिवेंट करती है कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते हैं करंट एनवायरनमेंट में। आज के इंडिया के इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक में जो प्रैक्टिसेस हैं, जो सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी जो है मिल जाएगी इनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, सरकार का ऐसा कहना है, जब इनको प्राइवेटाइज करा जाएगा। फिर डिसीजन मेकिंग फास्टर हो सकता है, एक नया नया इनोवेशन और एक्सपर्टीज़ के ऊपर फोकस करा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी चीज़ें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उनमें किसी भी तरीके से इनोवेशन की बात नहीं करी जाती है। वो आज भी बहुत कन्वेंशनल सिस्टम, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है अपने आप को टिकाए रखते हैं। स्पेशली बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, बैंक्स वैसे भी दोस्तों आपकी और मेरी लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोरिंग प्लेस होती है, कहीं जाने के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग प्लेस होती है। कोई वहाँ पर मदद नहीं करता, कोई स्टाफ हमें बताता नहीं है कुछ भी। ऐसा अक्सर ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो सरकार का ये मकसद है कि अगर वो ऐसा मानना है कि अगर वो प्राइवेटाइज करते हैं तो इसकी वजह से इनोवेशन और एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स के पास जो है कैपिटल रहता है ताकि वो नया नया अपॉर्चुनिटीज़, नई स्कीम्स, नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर सके मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से एक्सपर्टीज़ बढ़ सकती है और हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो है कस्टमर्स को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है जो डेट कवरेज है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। यहाँ पर कुछ एक आंकड़े हैं हमारे पास। एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, टॉप 5 बैंक्स को लिया गया था प्राइवेट सेक्टर से भी और पब्लिक सेक्टर से भी। ये देखा गया था कि एवरेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है सिलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, वो 5% कम है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। या फिर अगर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एसेट जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, वो 5% ज़्यादा है। और ये कब की बात हो रही है? ये एक कंपैरेटिव स्टडी की रिपोर्ट कहती है। यहाँ पर देखिए, मतलब कंपैरेटिव स्टडी मतलब यहाँ पर किसको कंपेयर करा गया? पब्लिक सेक्टर बैंक को और प्राइवेट सेक्टर बैंक को। 2015 से लेकर 2019 तक डेट कवरेज जो है, एनपीएस की समस्या जो है कितनी बेटर तरीके से रिजॉल्व हो पाई है, या फिर एनपीएस किसका ज़्यादा था। तो ऐसा देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उन्होंने ज़्यादा एनपीएस जो है वो दिखाए हैं। अब ये स्टेटमेंट दोस्तों आपको प्रीलिम्स में भी आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अपना मार्केट शेयर खोते चले जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्योंकि दोस्तों क्रीमी प्लेसेस में ऑपरेट करते हैं, जैसे एक तरीके से अर्बन एरियाज़ में, अच्छे अच्छे टाउन्स में, अच्छी अच्छी सिटीज़ में, तो उनका कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। दे नो कि कोई जो बैंक में खाता खुलवा रहा है, जिसको हम लोन दे रहे हैं, वो टाइम से सब कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उनकी रिसर्च एंड स्टडी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव और अच्छी तरीके से होती है। जबकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में, पुअर डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि लोग ना एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो, आनाकानी करने लग जाते हैं जब लोन को वापस करने की बात आती है, ठीक है। लोग कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, मतलब क्या कहते हैं, आप क्या कर लोगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लोन रिकवरी जो डिपार्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऐसा देखा गया है। और ये हम अंदाजे से नहीं बोल रहे हैं, इस कंपैरेटिव स्टडी में ये सारी बातें बोली गई थी जो 2015 से लेकर 2019 तक जो आई हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीए ज़्यादा है। इसके अलावा इसने ये भी बोला था कि एक तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक जो है अपनी जो डेट रिकवरी होती है उसमें, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो सरकार इन सारे पॉइंट्स के कंधे पर बंदूक रखकर ये कहती है कि इसलिए जो है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए बैंक्स का। लेकिन दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, आप प्राइवेटाइज कर दोगे, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में दे दोगे अगर बैंक्स, तो सारी समस्या के उससे हल हो जाएंगी? इस प्राइवेटाइजेशन इज़ द ओनली एकमात्र सॉल्यूशन जिसकी वजह से सारी समस्या, दिक्कत दूर हो जाएंगी? जब किसी इंडिविजुअल में प्रॉब्लम है, जब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल में प्रॉब्लम होती है, तो हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए या फिर उसको किसी और के हवाले कर देना चाहिए। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पर इनोवेशन और यहाँ पर एक इसका स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करो। प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कंसर्न्स हैं ना प्राइवेटाइजेशन के, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बेनिफिट्स। जैसे सबसे बड़ी बात तो ये बोली जाती है कि जब प्राइवेटाइजेशन होता है ना, तो प्राइवेट बैंक्स की वजह से वीकर सेक्शंस का फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होता है, ना कि इंक्लूजन, ठीक है। वो वंचित रह जाते हैं बड़ी सारी चीज़ों से।
जैसे प्राइवेट बैंक जो होते हैं दोस्तों वो अपने हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं हमेशा वो जो बहुत रिच सेक्शंस या मिडिल क्लास सोसाइटीज़ होती है जो आराम से चेक बुक वगैरह साइन करना और ये सब लिखा पढ़ी करना जानते हैं, ऐसे लोगों को अपना कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन और अर्बन एरियाज़ में जो है वो खोलते हैं, बैंकिंग ब्रांचेस खोलते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप यूपी एमपी बिहार के दूर दराज के गांव में जाकर आईसीआईसी बैंक का नाम भी अगर उन्होंने जनता ने सुन रखा हो या फिर वो उनका खाता हो वहाँ पर, ऐसा कभी नहीं होता है। जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पूरे हिंदुस्तान में इनकी ब्रांचेस, इनके एटीएम मशीन्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो ऐसे एरिया से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। अब दोस्तों इस आर्टिकल की शुरुआत में हमने पढ़ा था सरकार का एम ये है कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमें प्राइवेटाइज करना है। जब आप ऐसा करोगे और जब ये प्राइवेट बैंक्स जो हैं इनका टारगेट ही एफ्लुएंट सेक्शन है और मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज़ हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों वीकर सेक्शंस की तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी ना। क्योंकि सरकारी बैंकों में होता क्या है, आप कुछ भी ना जानते हो, कैसे भी कुछ भी ना जानते हो, एक पुअर किसान है वो एक एफडी करवाता है अपनी बेटी की आने वाली मतलब शादी के लिए आने वाले 5 सालों के लिए, तो 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 10 साल की एक एफडी करवाता है। तो उसकी भी वहाँ पर कैसे ना कैसे कर मदद करी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। और ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर कमी होती है और जो स्टाफ होता है मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्किल्स के साथ वर्क नहीं करता पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खोला ही इसलिए गया था वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की मदद करने के लिए। अब इनको प्राइवेटाइज तो तब करो ना जब इकोनॉमी हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी बन गई हो, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया हो। ये कंडीशंस अभी भी हमारे ग्राउंड लेवल पे सुधरी नहीं है और सरकार देखिए बैंकिंग सिस्टम को अगर एक तरीके से हाथ अपने पीछे खींच रही है और प्राइवेटाइज कर रही है, तो इसकी वजह से जो होगा क्या, यहाँ पर देखिए आप एक पॉइंट, स्टेट ओन्ड बैंक्स जो है उनका फोकस पब्लिक इंटरेस्ट पे होता है। वो बड़ी सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे लोन अमाउंट वगैरह जो है ना ज़्यादातर किसानों को और इनको आराम से मिल जाता है अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक से। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक से आप कोई किसान है दोस्तों, वो एक्सिस बैंक से या एयू बैंक से, आईसीआईसी बैंक से अपना एक लोन अमाउंट सैंक्शन करवाने जा रहा है, आपको क्या लगता है आराम से उसको लोन अमाउंट मिल जाएगा? और इसी के अपोजिट में अगर आप देख लीजिए, वो पंजाब नेशनल बैंक से अगर वो करवाने जा रहा है, इलाहाबाद बैंक से करवाने जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवाने जा रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से करवाने जा रहा है, लोन अमाउंट काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि ये जिन एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे हैं वो जानते हैं कि किसानों की समस्या क्या है, किस चीज़ के लिए किसान लोन मांग रहा है, वो लोन अमाउंट कितना फीजिबल है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मर्जर की वजह से होगा क्या, जैसे जो सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करते हुए आई है अभी हाल ही में 2017 से लेकर 2021 तक, इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं लगभग 3000 ब्रांचेस डिक्लाइन हो चुकी हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है इस ट्रेंड को और ज़्यादा एक्सीलरेट कर देगा। जब ये ब्रांचेस डिक्लाइन होने लग जाती हैं, सबसे बड़ा खतरा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जॉब लॉस होता है। पीएसबी के मर्जर की वजह से 2017 से लेकर 2021 तक लगभग 1 लाख जॉब्स जो हैं दोस्तों लोगों ने खोई। आप इमेजिन करके देखिए, एम्प्लॉयमेंट की तो एक तरफ बात करी जाती है कि नए नए एवेन्यूज़ और क्रिएट करे जाए, जहाँ से भी पॉसिबल हो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके मर्जर की वजह, सिर्फ मर्जर की वजह से, अभी तो प्राइवेटाइजेशन हुआ भी नहीं है, उनका जो स्टाफ है कम कर दिया गया है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो पहले 27 थे अब वो 12 ला दिए गए और सरकार का अभी भी यही है एम के और ज़्यादा इसको कम करा जाए। तो इसकी वजह से एम्प्लॉइज़ रिट्रेंचमेंट हुई है, कहने का मतलब ये जॉब लॉस हुआ है और बैंक ऑब्वियसली बात है बहुत सारे क्लोज हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टाफ जो मर्ज्ड बैंक्स हैं जो वो रखेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो अभी तक जो जॉब लॉस का जो फंडा है वो और ज़्यादा एक्सीलरेट हो जाएगा। और एक दिक्कत दोस्तों इससे और दिख सकती है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक जो है जैसे सरकारी बैंकों में इवन कई सारे उसमें एग्ज़ाम वगैरह को निकाल कर आप जॉब हासिल कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट बैंक जो है इट इज़ ऑल अबाउट कि आप वहाँ पर आपने कुछ मान लीजिए कि एमबीए तरह की डिग्री करी हो, मतलब एक तरीके से आप में एमबीए डिग्री को छोड़िए, एक तरीके से आप में ना स्किल सेट होना चाहिए, आपके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप सारी चीज़ें जानते हो, तब जाके आपको वो मिलेगी, जॉब वगैरह मिलेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो यही है,
प्राइवेट और ये जो अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर काम करते हुए आ रहे थे लोग, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करा जाएगा कि दे कैन नॉट डायरेक्टली शिफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर। और अगर हो भी गए, शुरू में इन्होंने दिखाने के लिए रख भी लिया अगर ऐसे लोगों को, तो बाद में किसी भी बहाने से ऐसे लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है। अल्टीमेटली सिचुएशन घूम फिर के जॉब लॉस के पॉइंट पे ही आ जाएगी, ठीक है। और होगा क्या, SC ST OBC जो सेक्शंस हैं वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दोस्तों होता क्या है कि रिजर्वेशन पॉलिसी वहाँ पर भी फॉलो होती है, वीकर सेक्शंस के लिए स्कीम चलाना, वीकर सेक्शंस के लिए सीट्स रिजर्व करके रखना स्टाफ वगैरह के अंदर भी, क्योंकि सब कुछ सिस्टम तो पूरा सरकारी होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी को डेफिनेटली फॉलो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक हार्म जो है हमारी ग्रोथ को हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि आज भी ना हिंदुस्तानियों का जो भरोसा है ना, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट करने का भरोसा है उनका। जैसे एक स्टडी ये कहती है, कुछ हमें आंकड़े बताते हैं एक रिपोर्ट के, कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स का 65% जो है सेविंग्स होल्ड करके रखते हैं, और देश में जितने भी इंडिविजुअल बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उनका 70% जो एक सेविंग अकाउंट वहाँ पर होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर होता है। तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि आज भी जो इंडियंस हैं वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है अपनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैंक अकाउंट में ही मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंट टाइम्स में फेल कर गए हैं, लेकिन एक सिंगल केस भी नहीं है जिस केस में एक पब्लिक सेक्टर बैंक फेल कर गया हो। अब दोस्तों प्राइवेटाइजेशन की वजह से होगा क्या, सरकार तो ये भी बोलती है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक अगर फेल कर गया है तो हम आपका पैसा जो है आपको इतना अमाउंट, इतना मिनिमम अमाउंट तो आपको दिया जाएगा। अब अगर सारे ही बैंक अगर देश में दोस्तों प्राइवेटाइज हो जाएं तो एक तरीके से सब तो एक कॉमन पैरामीटर के ऊपर उतर आएंगे कि आपके जो उसका डिपॉजिट है हमारे बैंक के अंदर, उसकी कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है नहीं। कल को अगर हम लूज़ कर जाते हैं, भाग जाते हैं, हमारा लॉस हो जाता है, हमें बंद करना पड़ जाता है, तो कस्टमर का बैंक होता किस लिए? कस्टमरों के लिए, उनके अकाउंट को एक तरीके से उनके पैसों को सेव करने के लिए। जब सेविंग की ही गारंटी नहीं दे पाएंगे ये, तो आपको लगता है कि लोगों का तो ऑलरेडी ट्रस्ट है ही नहीं बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, जब से उन्होंने 2-3 बैंक्स को फेल होते हुए देखा है। होता क्या दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक की डिबेट नहीं है, यहाँ पर होता क्या, जब कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अगर फेल कर जाता है ना, तो लोगों का तो एंटायर बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाता है ना। क्योंकि अब ज़्यादातर जो लोग हैं, आप फ्रैंक होकर एक बात बताइएगा मुझे, क्या पूरा बैंकिंग सिस्टम आप भी जानते हैं, आज भी आपको घर के किसी बड़े आदमी की ज़रूरत, मतलब मदद पड़ जाती है, अगर आप में से आप खुद बोलिए कितने लोग अपना जाकर फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, कितने लोग अपना सेविंग अकाउंट जो है खुद अकेले जाकर खुलवा सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम को इतना ईजी सिस्टम भी नहीं होता। और स्पेशली जब बात आती है मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर, इलिटरेट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पर, गरीब आदमी पर, तो अगर वो अगर एक केस भी अगर ऐसा हो जाता है जहाँ पर उसका पैसा अटक गया, कुछ हो गया, तो बैंकिंग सिस्टम से तो लोगों का वैसे ही विश्वास उठ जाता है। और जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम का जो पूरा पर्पस है वो फेल हो सकता है, ये एक डर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन बैंक फेलियर। वही बात है दोस्तों इस पॉइंट में कि जब बैंक फेलियर होते हैं ना, तो उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट इस वे में निकलते हैं। सबसे बड़ी बात तो बैंकिंग सिस्टम का फेल होना, मतलब कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का, आपके और मेरे जैसे इंसानों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाना। जैसे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और ये इकोनॉमी को डीरेल करने का काम करता है बैंक फेलियर। जैसे तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 1935 से लेकर 1947 तक 900 बैंक फेलियर के केसेस हमारी कंट्री ने विटनेस करे थे। जब देश आज़ाद हो जाता है तो 1947 से लेकर 1969 तक 665 बैंक जो थे फेल कर गए थे। सरकार इस सिचुएशन को समझती थी, इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार ने उस टाइम पर बैंक्स का नेशनलाइजेशन करा था। आप अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक में अक्सर पॉलिटी में ये वाली चीज़ पढ़ते होंगे कि बैंक नेशनलाइजेशन इस वजह से करा गया था। तो दोस्तों आज के टाइम में सरकार ये कैसे अज्यूम कर सकती है कि सारी सिचुएशन ठीक हो गई है, हमारे जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। जब बैंक फेलियर हो रहे थे तभी तो ये बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था ना। बैंक नेशनलाइजेशन का मतलब आप दोस्तों समझते हैं ना कि सरकार ने मालिकाना हक जो है बैंकों का वो अपने पास रख लिया था, मतलब उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना दिया था। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फंडा ही बैंक्स के फेलियर की वजह से आया था, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिटर्स ने उस टाइम पे अपना ज़्यादातर जो पैसा था सेविंग अकाउंट में वो लूज़ कर दिया था। 1969 के बाद भी ये सिनेरियो रुका नहीं। 36 बैंक जो थे, आप सोचिए ज़रा कि सरकार ने जब कंट्रोल लिया तो ठीक है बहुत ज़्यादा रुक गया। जैसे आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर था जब बैंक को नेशनलाइज करा गया, उससे पहले 665 बैंक्स फेल हो गए थे। नेशनलाइजेशन के बाद 36 बैंक के फेलियर केसेस आए, ठीक है। और बाद में उस प्रॉब्लम को देखा गया जब उनको दूसरे बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया गया। और रीसेंट जो केसेस हैं वो हैं लक्ष्मी विलास बैंक का फेलियर और येस बैंक का आपने फेमस केस सुना होगा उसका फेलियर। इसका मतलब बैंक फेलियर एक अभी भी रेगुलर फिनोमेना है। तो प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट द ओनली पेनिसिया, इट इज़ नॉट द ओनली मेडिसिन के ये जो प्रॉब्लम है फेल्ड बैंकिंग सिस्टम की, तो उसको सॉल्व कर देगी। अल्टीमेटली देखो सरकार के इस कदम की वजह से 100 बातों की एक बात कि लोगों का जो ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर वो खो सकता है। यहाँ पर देखिए जो हमने बोला वही वाली बात है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो सिर्फ एक पेनिसिया नहीं है, इट इज़ नॉट द ओनली मेडिसिन कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो फेस कर रहे हैं आप सोचो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ऐसा हो जाएगा। सरकार एक तरीके से दोस्तों अब अभी तक की डिबेट में समझ गए होंगे अपने हाथ वापस खींचने की बात कर रही है। सरकार को कोई ज़्यादा उससे मतलब सरकार जितने भी कदम ले रही है तो उसकी वजह से अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक की सिचुएशन को इम्प्रूव करने में जो असमर्थ रही है ना, तो सरकार अपने हाथ खींचकर किसी और के कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है बैंकिंग सिस्टम की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सरकार हार्म कर रही है बहुत सारे सेक्शंस को, लोगों के ट्रस्ट को बैंकिंग सिस्टम से ऊपर से, ठीक है। तो बड़े सारे एक्सपर्ट्स का दोस्तों ये मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो मेन दिक्कत तो देखो एनपी है ना, और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की दिक्कत तो कॉमन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो। तो सरकार अगर सभी पूरे बैंकिंग सिस्टम को हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइज कर देगी तो सरकार के ऊपर एडिशनल बर्डन जो है वो ये आएगा कि सरकार को फिर कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो अपने लैंडिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके, यानी कि लोन देना जो है कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, वो कैरी कर सके। जब आप हाथ वापस खींच लोगे तो आपकी बैंड तो पहले से ही बजी रहती है, सरकार के पास वैसे ही पैसा नहीं रहता है एडिशनल कैपिटल को प्रोवाइड करवाने में। बैंकों को, सरकार को और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि सरकार के खुद भी फिजिकल कंस्ट्रेंट जो है वो चल रहे होते हैं। सरकार के खुद भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, अकाउंट जो होते हैं, बीओपी आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, वो खुद भी डेफिसिट में चल रहे होते हैं। जब सरकार का ट्रेड इम्बैलेंसेस होता है, इंपोर्ट सरकार के ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपोर्ट कम होता है और सरकार को एक साल की आमदनी रेवेन्यू इतना प्राप्त नहीं होता, तो सरकार भी एक तरीके से फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन से जूझ रही होती है। तो सरकार के पास जब खुद इतना पैसा नहीं होता और ऊपर से प्राइवेटाइज करने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के फिर जो बैंक्स हैं, आप पूरी तरीके से तो हाथ कभी भी वैसे भी नहीं खींच पाओगे। तो जब वो बैंक फेल कर जाएंगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली नेशन स्टेट का कंसेप्ट दोस्तों पॉलिटी में ये कहता है कि आपको वेलफेयर स्टेट बनानी होती है, और वेलफेयर स्टेट के लिए बैंकिंग इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द पिलर, ठीक है, कि आपको ये बैंकिंग सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि हम बिल्कुल ही मतलब कोई दिखाएंगे ही नहीं इंटरफेरेंस बिल्कुल भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार का अल्टीमेटली हर साल की स्टार्टिंग में मेन पर्पस तो बजट रहता है, और बजट के अंदर बैंकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, क्योंकि सरकार जानती है कि बैंकिंग इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये सारी दिक्कत आ सकती है, और बड़े सारे एक्सपर्ट्स का ये दोस्तों यहाँ पर ये बोलना है, यहाँ पर आप देखिए कि जो ये चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट द ओनली मेडिसिन, वो ये मानते हैं कि स्ट्रिक्ट तरीके से रेगुलेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की इंटरफेरेंस में आप पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और इन्फ्लुएंस को अगर कम कर दो तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स साबित हो सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब दोस्तों ये तो हमने पूरा कंटेक्स्ट डाल लिया, अब कोई भी क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बस आपका केक तो प्रिपेयर हो गया। अब केक के ऊपर अगर आपको सजावट करनी है, आइसिंग करनी है ना अगर आप केक के ऊपर, तो आप कुछ रीसेंट स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकार ने क्या लिए हैं रीसेंट स्टेप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आप इनमें से कुछ स्टेप्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि सरकार ने टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम को लाने की कोशिश करी है। अब दोस्तों ये जितने पॉइंट हैं ना यहाँ पर, ये सिर्फ दो ही बातें करते हैं कि लोन मिलना जो है कंज्यूमर्स को ईजी हो गया है, स्पेशली फार्मर्स को, और टाइम सेव हो गया है जब से बैंकिंग ऐप्स या फिर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम बैंकों ने इंट्रोड्यूस करें हैं, अपनाए हैं, जैसे लोन मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर्स, और इसके अलावा PSB लोन इन 59minutes.com की साइट, और ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, डिजिटल लैंडिंग देने के लिए MSMEs रिटेल कस्टमर्स को, इनकी वजह से जो है लोन देना इजी बना है। एडवांस क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है सिंगल विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड करता है ताकि कस्टमर्स का वेटिंग टाइम जो है वो कम हो। इसके अलावा सरकार ने कोई सेंट्रलाइज प्रोसेस हब बना रखे और ऐप बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों एक ऐप है, अगर आप यूज़ करते होंगे आपको पता होगा, योनो लाइट ऐप। ऐसी बड़ी सारी ऐप्स जो हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इंट्रोड्यूस करी हैं ताकि एग्रीकल्चर लोन्स देना ईजी बन सके फार्मर्स को। और ज़्यादातर बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कंज्यूमर नीड ड्राइवन क्रेडिट ऑफर्स करते हैं एनालिटिक्स के थ्रू कि कौन से सेक्टर्स में हमें जो है लोन अमाउंट देना चाहिए, लोन रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस तरीके की स्टडी की वजह से थोड़ा मैनेजमेंट जो है बैंकिंग सिस्टम का अच्छा आया है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बैंकिंग सिस्टम की वजह से और स्मार्ट बैंकिंग की वजह से। फिर लोन्स अक्सर एक मुद्दा होता है बैंक का, तो लोन्स को मॉनिटर करने के लिए सरकार ने क्या करा है कि जो ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है बैंक्स के अंदर, इसको इंट्रोड्यूस करा है। थर्ड पार्टी डेटा और वर्कफ्लो को यूज़ करा है कि मतलब किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का जो है उसको कोलैब करा गया है कि आप जो है डेटा इकट्ठा करिए कि लोन अमाउंट देना कौन से सेक्टर्स को, कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ठीक रहेगा, ठीक है, ताकि टाइम बाउंड रेमेडियल एक्शंस लिए जा सकें और स्ट्रेस्ड सेक्टर जो है उनको आइडेंटिफाई करा जा सके ताकि एनपीए जो हो वो कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद बात करी गई रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए, इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट की वजह से और डेटा कलेक्शन की वजह से ना सरकार को एक तरीके से रिस्क सेक्टर्स जो होते हैं वहाँ पता लग जाता है कि यहाँ पर अगर हम लोन देंगे इस इंडिविजुअल को या फिर इस सेक्टर को अगर हम लोग लोन देंगे तो हम लोग रिस्क में आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एमपीए बढ़ सकता है। तो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग जो है सरकार ने इसको अपनाने की कोशिश करी और सरकार ने बैंक के जो बोर्ड्स होते हैं उनको एम्पावर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर एक यूनिक स्टेप सरकार के द्वारा लिया गया है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें कि सरकार ने ऐसा बोला है कि हर बैंक के बोर्ड में एक चीफ रिस्क ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, जो कि मार्केट को स्टडी करेगा, मार्केट को एनालाइज करेगा, सिचुएशंस को कि कहाँ पर लोन देना फीजिबल है, कहाँ पर नहीं है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, कि इकोनॉमी की हालत चल क्या रही है, सिचुएशन क्या चल रही है। उसके बाद रेजोल्यूशन रिकवरी की बात करी गई है, ठीक है। अब ऐसे हालातों में दोस्तों बड़े सारे जैसे कोविड-19 की महामारी के टाइम पे बड़े सारे लोग चाहकर भी अपना लोन अमाउंट पे नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी, ठीक है, तो वो कैसे लोन देते। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर एक स्ट्रेस एसेट्स से निपटने के लिए बड़े सारे फ्रेमवर्क्स इन्होंने रिसेंटली बनाए। जैसे आरबीआई ने जो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क है स्ट्रेस एसेट्स इसको रिवाइज करा और अब विंडो खोली गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बड़े सारे कि वो वन टाइम सेटलमेंट प्लेटफॉर्म्स को खोलते हैं, पोर्टल्स को उन्होंने चलाया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है ताकि ऑनलाइन जो है रिकवरी हो सके, केस मैनेजमेंट की उनको सुना जा सके। डीआरटी कोर्ट्स जो होते हैं उसके अंदर जो है सुनवाई चलती हैं दो पार्टीज़ के बीच में और सेटलमेंट हो जाता है। मान लीजिए जैसे मतलब आपने कोई गाड़ी ली थी, अब बैंक वाले या तो उसको उठा कर ले जाएंगे अगर आप बड़े टाइम तक लोन नहीं दे पा रहे हैं, या मान लीजिए अगर आपकी 8 लाख की गाड़ी है तो वन टाइम सेटलमेंट इसका बड़े टाइम तक अगर आप 5, 6, 7, 8 महीनों तक लोन नहीं दे पा रहे हैं और बैंक के साथ अगर आप सेटल करते हैं तो बैंक बोलेगा आपको एक बार में सर जी आप 4 लाख रुपए दीजिए और गाड़ी आपकी और हम भी आपसे फ्री हो जाएंगे, इतने में हमारे साथ सेटलमेंट कर लीजिए। तो इस तरीके की सेटलमेंट करने के लिए डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स वगैरह सरकार ने बनाए हुए हैं। ये सिचुएशन जो है दोस्तों जितनी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोई नई सिचुएशन नहीं है। आपने कोविड-19 की महामारी के टाइम पे ऐसा सुना होगा, अपने साथ होते हुए देखा होगा, अपने नॉन लोगों के साथ होते हुए देखा होगा। ये सारी सिचुएशंस हमारे आसपास ही हैं, ठीक है। फिर अगर दोस्तों हम लोग गवर्नेंस सिस्टम की बात करें तो गवर्नेंस सिस्टम के अंदर मेनली सरकार ने कोशिश ये करी है कि ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल कंट्रोल कम हो। और वो कैसे हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है उसकी मंजूरी दी सरकार ने, बोर्ड्स कमेटी को स्ट्रेंथन करा और इफेक्टिव यूज़ करा गया नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स का, ताकि उनको एक इंडिपेंडेंस दी गई कि जैसा इंडिपेंडेंटली आप एक्ट करना चाहते हैं, पीयर इवैल्यूएशन ट्रेनिंग वगैरह जैसे भी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, आप हमारे बैंकिंग स्टाफ को एक तरीके से स्किल्ड बनाइए और लोन रिकवरी को ईजी बनाइए और ये गवर्नेंस सिस्टम अल्टीमेटली बैंक का इम्प्रूव करिए। फिर ह्यूमन रिसोर्स की दिशा में सरकार के क्या कदम हैं पीएसबीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे सरकारी बैंक्स में जो जिस पोजीशन पे है तो उसके उस पोजीशन पोस्ट के हिसाब से सरकार ने एक ई लर्निंग जो है प्लेटफॉर्म चलाया बड़े सारे बैंक्स के अंदर, ताकि कॉन्टिन्यूस लर्निंग स्टाफ की चेंजिंग सिचुएशन को लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, मार्केट सिचुएशन को लेकर वो होती रहे। और फिर एक ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है सरकार ने इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद बात करी गई दोस्तों रिकैपिटलाइजेशन की, जिसके तहत सरकार ने बैंकिंग सिस्टम जब से कोरोना की महामारी आई है, जब वो वीक हो गया था, तो 3.17 लाख करोड़ रुपये सरकार ने इन्फ्यूज़ करे हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर और 2.49 लाख करोड़ रुपीस जो है वो मोबिलाइज करे गए हैं बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। सरकार ने इस तरीके से स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। और फिर मार्केट स्ट्रैटेजी एंड रीच में ये है कि सरकार ने ये प्रयास करे हैं कि वो
मार्केटिंग डेडिकेटेड मार्केटिंग सेल्स फोर्स को मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 तक जो है उसको डबल करने की बात करी गई है, और 4 गुना जो है लोन्स के सोर्सिंग करने की बात करी गई है सेल्स फोर्स के थ्रू और मार्केटिंग टाई अप्स के थ्रू, ताकि लोन अमाउंट जो है वो देना इजी हो जाए, ज़्यादातर लोन दिया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे बूस्ट हो और लोन रिकवरी जो है वो आसानी से हो जाए। और ये हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि डेटा अगर इफेक्टिव तरीके से कलेक्ट करा जाए तो आपको पता रहता है कि कौन से सेक्टर को लोन पहुंचाना है, कौन से सेक्टर को नहीं पहुंचाना है। ठीक है, अब आगे करा क्या जा सकता है दोस्तों? देखिए, स्टेप्स में या फिर वे फॉरवर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है सरकार ना पूरा ना करे, कुछ सिलेक्टेड पीएसपीज का करे। ठीक है, पूरा करने की वजह से एक तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम है उससे विश्वास हो सकता है कस्टमर्स का। फिर ग्रेडेड फॉर्मेट सरकार एक ग्रेडेड फॉर्मेट अपनाए प्राइवेटाइजेशन करने की दिशा में। सरकार को कंप्लीट तरीके से एग्जिट नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा। 26% जो स्टेक है अपना सरकार मेंटेन करके रखे इन पीएसबीज में। इवन जो नरसिम्हा कमेटी 1 थी उसने भी ये बोला था कि एटलीस्ट 33% सरकार का स्टेक होना चाहिए पीएसबीज में, कंप्लीट तरीके से कि पूरा छोड़ दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सरकार को कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जो कि बहुत बड़े बड़े बैंक के स्टेक होल्डर्स हों, और सरकार उनके साथ एक तरीके से कोलैब कर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोस्तों सिमिलर सा है कि सरकार को अगर लगता है वो इनएफिशिएंट है और प्राइवेटाइज करना ही चाहते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन जैसे होना इस तरीके से चाहिए कि सरकार जो है वो मर्ज कर ले पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बड़े बड़े बहुत एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि वीक पड़ते चले जा रहे हैं उनकी स्केल और साइज इंप्रूव हो और लेंडिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो। कुल मिलाकर स्टाफ वगैरह के अंदर स्किल सेट जो है डेवलप करा जा सके और लार्ज प्राइवेट बैंक्स के अंदर नए नए इनोवेशंस और स्किल सेट सीखकर अपने स्टाफ को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। फिर एक ज़रूरत है दोस्तों एसेट क्वालिटी रिव्यू करने की। लास्ट एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंक का 2015 में हुआ था, लेकिन उसने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन के कंसेप्ट को जो है नज़रअंदाज करा था, इसके ऊपर देखा नहीं था अच्छी तरीके से। कुल मिलाकर पॉइंट ये कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से रिव्यू नहीं हुआ था। अब ये दोस्तों एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एवरग्रीनिंग का मतलब ये होता है कि एक कोई बोरोअर है बैंक से जिसका नाम है, पर्सन का नाम है मोनिका। ठीक है, मोनिका जो है बैंक से लोन लेती है। मान लीजिए उसने एसबीआई से लोन लिया। अब वो एक डिफ़ॉल्टर है, वो लोन अमाउंट को पे नहीं कर पाई है। लेकिन अब मोनिका जो है, मान लीजिए वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है पॉलिटिक्स के अंदर, या फिर किसी पॉलिटिशियन की कोई रिश्तेदार है, तो वो उसका फ़ोन आया बैंक के पास और बैंक को ये बोला गया कि तुम मोनिका को फ्रेश लोन इशू कर दो ताकि जो अपना प्रीवियस लोन अमाउंट है उससे वो चुका सके। तो अब प्रीवियस लोन अमाउंट तो उससे चुक जाएगा दोस्तों, लेकिन आप समझ रहे ना, एक फ्रेश लोन का जो बर्डन है वो तो क्रिएट हो गया बैंक के पास। बैंक अगर मोनिका को लोन ना देकर इसको डिफ़ॉल्टर घोषित कर वो उतना अमाउंट जितना फ्रेश लोन दिया गया मोनिका को, अगर इतना लोन अमाउंट जो है किसी और पर्सन को बैंक अगर दे देता, पर्सन XYZ को मान लीजिए अगर वो दे देता बैंक, तो वो हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्टिव अपने बिजनेस में उस पैसे वगैरह को लगाता और लोन अमाउंट जो है रिकवरी के साथ, इंटरेस्ट के साथ बैंकों के पास वापस आ जाता। ठीक है, तो आरबीआई की ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, जैसे कि अभी येस बैंक फेल कर गया था, वो इसलिए कर गया था क्योंकि उसका ये जो बैड लोन था, जैसे मोनिका के केस में ये जो लोन अमाउंट उसको फिर से दोबारा रिन्यू करके दिया गया, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बैड लोन। यहाँ पर देखिए जो डेलिंक्वेंट बोरोअर्स, मतलब जो बैंक से बोरो कर लेते हैं लेकिन वो वापस नहीं करते पैसा, एग्जिस्टिंग लोन उनको रीपे करना वापस रह गया होता है, और सरकार और जो बैंक होता है किसी के कहने पर, किसी के नेता वगैरह के कहने पर एक फ्रेश लोन अगर इशू कर देता है, तो ये सिचुएशन बन जाती है दोस्तों बैड लोन की, क्योंकि ऐसे तो ये लोन की साइकिल घूमती रहेगी। आप फिर से एक लोन इशू करोगे, प्रीवियस लोन उससे चुकता हो जाएगा, लेकिन नया लोन का जो बर्डन है वो बैंक के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। बजाय इसके किसी और को अगर दिया जाता तो बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा इंप्रूव हो सकता था। तो आरबीआई की ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि येस बैंक ने अपना बैड लोन जो है लगभग 3,200 करोड़ के तहत जो है उसको अंडर रिपोर्ट करा था फाइनेंशियल ईयर 2019 में, इसलिए येस बैंक फेल हुआ क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग बहुत थी। तो एक हमें एसेट क्वालिटी रिव्यू करने की ज़रूरत है। AQR रिपोर्ट जो होनी चाहिए हर बैंक की होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी बेटर है। अब तो आप पूरा टॉपिक हमेशा के लिए समझ ही गए हैं, क्या स्ट्रैटेजी बेटर है, प्राइवेटाइज करना चाहिए या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहिए। आपने सारे एस्पेक्ट जान लिए, हर तरीके से बात कर लिए। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना दोस्तों इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड, इसको हमने कवर करा।
तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।